चार तस्करों का एक ग्रुप एक दिन दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड पर सांपों का शिकार करने जाता है। इस आइलैंड को स्नेक आइलैंड कहा जाता था। वहाँ आम लोगों का जाना मना था क्योंकि यहाँ कई तरह के जहरीले सांप पाए जाते थे। ये भी कहा जाता था कि इस आइलैंड में कुछ ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनकी वजह से लोग वहाँ जाने से डरते थे। ये आइलैंड बस्ती से काफी दूर था, लेकिन एक दिन एक तस्करों का ग्रुप इस आइलैंड पर जाकर अचानक गायब हो जाता है। इसके बाद लोगों के बीच डर और भी बढ़ जाता है। हर किसी के मन में ये सवाल उठने लगता है कि आखिर इस आइलैंड में क्या रहस्य छुपा है और लोग वहां जाने से क्यों डरते हैं। कहानी शुरू होती है एक सुनसान आइलैंड से, जहां जमीन से ज्यादा डरावनी चीज हवा में घुली हुई थी। इस आइलैंड पर बहुत सारे सांप थे। चार दोस्त अक्सर यहाँ एक खास मकसद से आते थे, पैसा कमाने के लिए। उनका काम था जहरीले सांप पकड़ना और फिर उन्हें बेच देना। इन सांपों को वो ब्लैक मार्केट में बेचकर अच्छा पैसा कमाते थे। उस दिन भी वो इसी उम्मीद से आइलैंड पर आए थे। वे किसी भी बड़े सांप को पकड़ सकते थे। आइलैंड पर पहुंचने के बाद उन्होंने एक पुराना तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने एक मुर्गे के पैर में मजबूती से रस्सी बांधी और उसे जमीन के नीचे एक संकरे सुरंग में धीरे धीरे डाल दिया। उनका मानना था कि जैसे ही कोई बड़ा अजगर उस पर हमला करेगा, वो रस्सी खींचकर उसे बाहर निकाल लेंगे। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन अचानक रस्सी में तेज खिंचाव शुरू हो गया। तभी उनके बीच संटियागो नाम का एक आदमी पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगा, लेकिन अगले ही पल रस्सी टूट गई। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और साफ डर दिखने लगा। उसे यकीन हो गया कि सुरंग के अंदर कुछ बहुत बड़ा है। ज्यादा सोचे बिना वो खुद अंदर जाने का फैसला करता है। वो अपने साथियों से कहता है कि अगर उसे अंदर कोई खतरा दिखे तो वो इशारा करेगा और वे तुरंत उसे बाहर खींच लें। ये प्लान बनाकर वो धीरे धीरे सुरंग के अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखते ही उसकी सांस रुक जाती है। वहाँ सच में एक बहुत बड़ा सांप था। संटियागो एक झटके में सांप को पकड़ भी लेता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि सुरंग बाहर से जितनी छोटी दिख रही थी, अंदर से वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। अंदर की अजीब आवाजें, खामोशी और दम घोंटने वाला माहौल किसी बड़े खतरे का संकेत दे रहा था। डरकर वो चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को उसे बाहर खींचने का इशारा देता है, लेकिन बाहर खड़ा अर्बिंग नाम का एक मोटा लड़का इसे मजाक समझता है। उसे लगता है कि संटियागो डराने के लिए एक्टिंग कर रहा है। हंसते हुए मदद करने की बजाय वो उसके पैरों में गुदगुदी करने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी चीख दर्द भरी चीख में बदलती है, सारा मजाक वहीं खत्म हो जाता है। तीनों दोस्त मिलकर उसे खींचने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सुरंग के अंदर से एक बेहद विशाल सांप अचानक उसे जकड़कर अंदर खींच ले जाता है। घबराकर अर्बिंग उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन अगले ही पल एक सांप उसके हाथ पर काट लेता है। बहुत मुश्किल से उसे बाहर निकाला जाता है। उसके हाथ से चिपके उस सांप को वो दो टुकड़ों में काट देते हैं, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होता है। सुरंग के अंदर से आ रही वो अजीब और डरावनी आवाजें किसी आम सांप की नहीं लग रही थीं। सबको यही लगने लगता है कि वहाँ कोई साधारण सांप नहीं, बल्कि कोई दानव छुपा है। डर के मारे वो पीछे मुड़कर देखे बिना ही अपनी नाव की तरफ भाग जाते हैं। दिन गुजरते गुजरते रात हो जाती है। बादलों की वजह से तेज बारिश शुरू हो जाती है। नाव में जाते वक्त आर्मिन बहुत दुखी दिख रहा होता है, क्योंकि उसकी वजह से उनका दोस्त संटियागो मर गया। इसी बात को लेकर नाव में बहस भी शुरू हो जाती है। तभी अचानक नाव के नीचे से एक जोरदार झटका लगता है। वो समझ जाते हैं कि वही खतरनाक दानव उनका पीछा कर रहा है। डर से उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, नाव को एक और जबरदस्त झटका लगता है। इस बार झटका इतना तेज होता है कि पूरी नाव हिल जाती है और डूबिंग सीधे पानी में गिर जाता है। डूबिंग को गिरता देख बामियन घबराकर नाव के ऊपर चढ़कर जल्दी से लाइट जलाता है। वहीं अर्बिंग बिना देर किए रस्सी से बंधा एक टायर पानी में फेंक देता है ताकि डूबिंग उसे पकड़ सके। ये सब कुछ ही सेकंड में हो जाता है और हर सेकंड के साथ डर बढ़ता जाता है। तभी अर्बिंग की नजर बामियन पर पड़ती है और उनका खून ठंडा पड़ जाता है। वो उसके पीछे एक विशाल सांप को खड़ा देखता है, लेकिन अगले ही पल वो सांप गायब हो जाता है, जैसे पानी में मिल गया हो। और फिर कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो सांप पानी में मौजूद डूबिंग पर हमला कर देता है और उसे खींचकर नीचे ले जाता है। अर्बिंग हिम्मत दिखाकर एक तेज भाले से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई आम सांप नहीं था। सांप पलटकर जोर से नाव पर हमला करता है और अर्बिंग हवा में उछल जाता है। अगले ही पल सांप उसे काट लेता है और वो भी उसका शिकार बन जाता है। अब नाव में सिर्फ बामियन ही बचता है। उस विशाल सांप को देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वो डर के मारे इधर उधर चिल्लाने लगता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। बार बार कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं कभी सांप नहीं पकड़ूंगा। लेकिन कुछ ही देर बाद सांप नाव पर चढ़कर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी बमियान की नजर कैमरे के पास रखी कुछ अजीब चीजों पर पड़ती है। वो असल में सांप के अंडे थे। यही वजह थी कि वो विशाल सांप इस नाव का पीछा कर रहा था। जैसे ही सांप को अपने अंडे दिखते हैं, वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगले ही पल बामियन भी मारा जाता है।
कुछ दिन बाद का दृश्य दिखाया जाता है। एक महिला डरी हुई हालत में सेन नाम के एक आदमी को अपने घर की तरफ ले जा रही होती है। दरअसल सेन एक प्रोफेशनल स्नेक रेस्क्यूअर था, मतलब जो लोग सांप पकड़ते हैं उसी महिला के घर में एक जहरीला सांप घुस आया था, इसीलिए वो मदद के लिए सेन को बुलाती है। घर के अंदर कदम रखते ही सेन की नजर कुछ सांप के अंडों पर पड़ती है। वही अंडे इस सांप के यहाँ आने की वजह थे। पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि ये अंडे उस महिला के पति कहीं से उठाकर लाया था। ये सुनकर सेन साफ कह देता है कि सांप सिर्फ इन्हीं अंडों की वजह से यहाँ आया है। तभी ऊपर के कमरे से कुछ हलचल की आवाज आती है। सेन धीरे धीरे ऊपर जाता है। वहाँ वो देखता है कि कमरे के एक कोने में महिला का पति और उसका बच्चा डरे हुए बैठे हैं। उनके सामने एक जहरीला सांप फन फैलाकर खड़ा था। अचानक सांप सेन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सेन इतना प्रोफेशनल होता है कि वो सिर्फ एक रस्सी की मदद से कुछ ही सेकंड में उसे पकड़ लेता है। सेन की वजह से उस महिला का परिवार बच जाता है। महिला और उसका छोटा बेटा उसे धन्यवाद कहते हैं। तब सेन उन्हें समझाता है कि सांप बुरे नहीं होते, वो बिना वजह हमला नहीं करते। वो बस कहता है कि आगे से कभी भी सांप के अंडे न चुराए जाए। तभी सेन के पास उसका दोस्त माफिन भागते हुए आता है और बताता है कि बामियन के साथ कुछ हुआ है। इसके बाद वो अपना मोबाइल सेन के सामने रख देता है। मोबाइल में एक न्यूज क्लिप चल रही होती है। उसमें बताया जा रहा था कि कुछ दिन पहले समुद्र में हुई रहस्यमयी घटना के बाद अब पुलिस को समुद्र किनारे बामियन की लाश और उसके कुछ सामान मिले हैं। लाश की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि ये कोई आम हादसा नहीं था। ये खबर देखते ही सेन एक पल भी देर नहीं करता। वो इस केस से जुड़ी जरूरी जानकारी इकट्ठा करता है और सीधे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एसोसिएशन में एक मीटिंग रखता है। वहाँ वो बामियन की तस्वीरें सबके सामने दिखाता है और समझाता है कि उसके शरीर पर जो दांत के निशान हैं वो किसी आम सांप के नहीं हैं। उसके मुताबिक ये निशान टाइटन पाइथन के हैं, जिसकी लंबाई लगभग 15 मीटर तक हो सकती है और ऐसे सांप सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं, स्नेक आइलैंड पर। सेन का मानना था कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। वो एसोसिएशन की ताकत का इस्तेमाल करके सरकार से स्नेक आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित करने की बात करता है, ताकि इस दुर्लभ सांप को बचाया जा सके। मीटिंग में मौजूद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिवीजन का एक सीनियर अधिकारी उसकी बात बीच में ही रोक देता है। वो कहता है कि इंटरनेशनल रिकॉर्ड के अनुसार इतने बड़े सांप करीब 28 लाख साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, तो ये कैसे संभव है। सेन उससे बहस नहीं करता। वो सीधे बामियन के कैमरे में रिकॉर्ड किए गए वीडियो को सबके सामने रख देता है। वीडियो चलाते ही उसमें साफ तौर पर उस विशाल टाइटन पाइथन की झलक दिखाई देती है। वीडियो देखने के बाद कुछ देर के लिए पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। सब लोग चिंता में पड़ जाते हैं और हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। मीटिंग जल्दी खत्म कर दी जाती है। फैसला होता है कि जाओ खुद सेन के साथ स्नेक आइलैंड जाएगा और सच्चाई सामने लाएगा। अगर वहाँ सच में टाइटन पाइथन है तो ये सरकार को पता होना चाहिए। यही प्लान बनाकर वो आइलैंड जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन जाने से पहले जाओ को एक और अहम जानकारी मिलती है। सेन सिर्फ एक स्नेक रेस्क्यूअर नहीं था, वो पहले सेना में रह चुका था और उसे स्नेक किंग आइलैंड का वंशज भी कहा जाता था, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल स्नेक कंजर्वेशन एक्सपर्ट था। उसके पूर्वज स्नेक आइलैंड पर सांपों को तस्करों से बचाने का काम करते थे और इसी वजह से उसके दादा काफी मशहूर थे। दूसरी तरफ कंपनी के मालिक को दिखाया जाता है। उसने सरकार से 4 सुनसान आइलैंड्स को इको टूरिज्म पार्क में बदलने के लिए इस प्रोजेक्ट में बहुत पैसा लगाया था। इन आइलैंड्स में स्नेक आइलैंड भी शामिल था, इसलिए वो किसी भी हालत में पीछे हटना नहीं चाहता था। इसी वजह से वो पेंजिंग नाम के एक आदमी से मिलने आता है, जो ब्लैक मार्केट में सांपों के व्यापार के लिए जाना जाता था। कंपनी का चेयरमैन जानता था कि अगर आइलैंड से सारे सांप खत्म करने हैं तो उसे पेंजिंग जैसे आदमी की जरूरत पड़ेगी। वो पेंजिंग के सामने सोने के कई बिस्कुट रखता है और साफ कहता है कि किसी भी हालत में सेन और जाओ को रोकना होगा, क्योंकि अगर सेन ये साबित कर देता है कि उस आइलैंड पर सच में टाइटन पाइथन मौजूद है तो उसका पूरा टूरिज्म प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। पेंजिंग उस सोने को देखकर बिना सोचे समझे कह देता है कि वो ऐसी स्थिति होने ही नहीं देगा। किसी भी हालत में वो उन्हें रोक देगा। अगले दिन सेन, जाओ और उसका दोस्त मफिन नाव के जरिए उस खतरनाक आइलैंड की तरफ निकलते हैं, लेकिन आइलैंड के पास पहुंचते ही सेन दूरबीन से आसपास देख रहा होता है। तभी उसकी नजर दूर एक दूसरी नाव पर पड़ती है। ध्यान से देखने पर उसे पेंजिंग और उसके आदमी दिखाई देते हैं, जो स्नेक आइलैंड की तरफ ही जा रहे थे। सेन समझ जाता है कि पेंजिंग सांप पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेचता है, इसलिए वो अंदाजा लगा लेता है कि कंपनी के मालिक और पेंजिंग के बीच कोई डील हुई है और उन्होंने कोई प्लान बनाया है। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पर पहुंचकर पेंजिंग अपने लोगों के साथ पहले रहने की तैयारी करता है और जल्दी ही टाइटन पाइथन को पकड़ने की योजना बनाने लगता है। शुरुआत में सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है, लेकिन अचानक हालात बदलने लगते हैं। पेंजिंग का एक आदमी मूटा टेंट से थोड़ा दूर टॉयलेट के लिए जाता है।
तभी पास में बंधा उसका कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है। उसी समय वो झाड़ियों में कुछ अजीब हरकत देखता है। अगले ही पल कुत्ता अपनी रस्सी तोड़कर सीधा उस झाड़ी की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो कुत्ता वापस नहीं आता। ये देखकर मूटा भी बुरी तरह डर जाता है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। अचानक झाड़ियों में से कुछ उसकी तरफ तेजी से आता है। उधर बाकी लोग सांप पकड़ने में व्यस्त होते हैं। तभी मूटा लड़खड़ाते हुए टेंट की तरफ लौटता है। उसकी हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। तभी उसके पीछे से एक विशाल कोबरा निकलता है। उसी कोबरा ने उसकी ये हालत की थी। कोबरा को देखते ही वहां अफरा तफरी मच जाती है। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। कोबरा एक आदमी के सामने फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। उस आदमी की हल्की सी हरकत पर भी वो हमला करने को तैयार था। तभी पास के टेंट से एक लड़की और 2 लड़के बाहर आते हैं। वो आपस में भाई बहन थे और जहरीले सांपों को काबू करने में माहिर थे। उनके लिए सांप पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो आपस में रॉक पेपर सिजर्स खेलकर तय करते हैं कि कौन उस कोबरा को पकड़ेगा। इस खेल में होंग जीत जाता है। वो बिना समय गंवाए आसानी से कोबरा को काबू कर लेता है और कुछ ही सेकंड में उसे एक बैग में बंद कर देता है। इसके बाद होंग वो बैग सीधे पेंजिंग को दे देता है। उसी समय सैन अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। आते ही वो पेंजिंग से साफ कहता है कि वो उस कोबरा को छोड़ दे। इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। कुछ देर की बहस के बाद पेंजिंग हंसते हुए कहता है कि अगर सैन उसके हाथ से वो बैग छीन ले तो वो उसे ले जा सकता है। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ सैन की आर्मी ट्रेनिंग काम आती है। वो इतनी तेजी और समझदारी से लड़ता है कि कुछ ही देर में पेंजिंग को काबू कर लेता है और कोबरा वाला बैग उससे छीन लेता है। अपने बॉस को हारता देख पेंजिंग के आदमी उन पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन हालात बिगड़ने से पहले ही पेंजिंग उन्हें हाथ उठाकर रोक देता है। वो सबको पीछे हटने के लिए कहता है और सैन को जाने देता है। हालांकि वो ये लड़ाई हार चुका था, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि असली खेल अभी बाकी है। उसका अपना एक अलग मकसद था। वो जानता था कि सैन किसी भी तरह उस पाइथन को ढूंढ ही लेगा और अगर ऐसा हुआ तो उनका काम और आसान हो जाएगा। इसके बाद सैन और उसके साथी जंगल के अंदर जाकर उस कोबरा को सुरक्षित छोड़ देते हैं। उधर समय तेजी से बीत रहा था और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। वो पूरे इलाके में घूम घूम कर टाइटन पाइथन के मौजूद होने के सबूत जुटाने लगते हैं। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। बादलों की वजह से तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए सैन उन्हें एक पुराने कॉटेज में ले जाता है जिसे कई साल पहले उसके दादा ने खुद बनाया था। उसके दादा भी इसी टाइटन पाइथन को ढूंढ रहे थे, लेकिन अब वो जगह पूरी तरह सुनसान थी और जंगल के बीचों बीच स्थित थी। जैसे ही वो लोग कॉटेज के अंदर जाते हैं, उन्हें सड़ी हुई मछली जैसी तेज बदबू आती है। इस गंध से वो तुरंत सतर्क हो जाते हैं। सैन को शक होता है कि टाइटन पाइथन शायद इस जगह पर आया था। तीनों बहुत सावधानी से पूरे कॉटेज की जांच करने लगते हैं। तभी उनकी नजर एक कोने में पड़ती है जहां एक इंसान की लाश पड़ी होती है। ये देखकर मफिन और जाओ बुरी तरह घबरा जाते हैं। जब सैन उस लाश को ध्यान से देखता है तो उसका चेहरा फक पड़ जाता है, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि बामियन के दोस्त की लाश थी। लाश की हालत देखकर जाओ तुरंत समझ जाता है कि उसकी मौत किसी आम हमले से नहीं हुई थी, बल्कि उसे जिंदा निगल लिया गया था और ये काम सिर्फ उसी टाइटन पाइथन का हो सकता था। तभी उनकी नजर कॉटेज की दीवार पर पड़ती है जहाँ एक बड़ा सा छेद था। तीनों मिलकर उस छेद के सामने भारी सामान रख देते हैं ताकि कोई सांप अंदर ना आ सके। वो फैसला करते हैं कि रात यहीं बिताएंगे, क्योंकि हो सकता है टाइटन पाइथन आसपास ही हो। कुछ देर बाद जाओ कपड़े बदलने चली जाती है। उधर सैन सबके लिए खाना बनाने लगता है, लेकिन कपड़े बदलते समय जाओ को अजीब सा एहसास होता है जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा हो। वो चारों तरफ ध्यान से देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए वो इसे नजरअंदाज करके वापस सैन और माफिन के पास आ जाती है। खाना खाने के बाद माफिन कॉटेज में घूमते हुए सैन के दादा का एक पुराना बॉक्स खोलता है और उसमें से एक फोटो निकालता है। उस फोटो में एक विशाल टाइटन पाइथन दिखाई देता है। इसका मतलब साफ था कि उसके दादा ने उस टाइटन पाइथन को अपनी आंखों से देखा था। उधर सैन और जाओ को फिर से एहसास होता है कि कोई कॉटेज के आसपास मौजूद है। दरअसल वो पेंजिंग के भेजे हुए 2 आदमी थे जो उन्हें मारने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। जैसे ही सैन दरवाजा खोलने जाता है, वो देखता है कि दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया है। तभी वो दोनों लोग कॉटेज के अंदर कई जहरीले सांप छोड़ देते हैं। उसी समय माफिन की नजर उस लाश पर पड़े कपड़े पर जाती है जिसके नीचे कुछ हिल रहा था। डर के मारे उसकी आवाज तक नहीं निकलती। सैन हिम्मत करके कपड़ा हटाता है तो नीचे एक जहरीला सांप निकलता है। वो तुरंत उसे पकड़कर दूर फेंक देता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही पल एक दूसरा सांप माफिन को काट लेता है। हालात बिगड़ते देख सैन आग का इस्तेमाल करके सांपों को डराने लगता है। वो जल्दी से अपने बैग से एंटीडोट निकालता है ताकि माफिन को बचा सके, लेकिन तभी पेंजिंग का एक आदमी पीछे से आकर
जाकर सेन को इंजेक्शन लगा देता है। कुछ ही सेकंड में सेन का शरीर कमजोर पड़ जाता है और वो हिल भी नहीं पाता। उसी वक्त वो दोनों जहरीले सांप फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उधर बाहर पेंजिंग का एक आदमी जाओ को जबरदस्ती खींचकर कॉटेज से बाहर ले जाता है। उसका इरादा बिल्कुल ठीक नहीं था और वो जाओ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो उन्हीं 3 भाई बहनों में से एक था जो पेंजिंग के लिए सांप पकड़ने आए थे। तभी जंगल के अंदर से कुछ आता हुआ दिखता है और वो वही विशाल टाइटन पाइथन था। अगले ही पल पाइथन उस आदमी को एक ही झटके में पकड़कर जंगल के अंदर ले जाता है। जाओ किसी तरह उसके चंगुल से बच जाती है। डरी हुई जाओ भागकर वापस कॉटेज के अंदर आती है। वहां सेन और माफिन की हालत देखकर उसका दिल दहल जाता है। सेन बहुत मुश्किल से उसे एंटीडोट की तरफ इशारा करता है और माफिन को इंजेक्शन देने को कहता है। जाओ बिना समय गंवाए दोनों को इंजेक्शन दे देती है, जिससे उनकी जान बच जाती है। अगले दिन सुबह हालात थोड़े ठीक होने पर वो तीनों फिर से टाइटन पाइथन को ढूंढने निकलते हैं। उनका मकसद साफ था, किसी भी तरह टाइटन पाइथन को पेंजिंग से बचाना। तलाश के दौरान उन्हें एक पेड़ पर सांप की बहुत बड़ी केंचुली लटकी हुई मिलती है। ये इस बात का पक्का सबूत था कि टाइटन पाइथन सच में इस आइलैंड पर मौजूद है। लेकिन सेन जानता था कि सिर्फ इतना सबूत काफी नहीं है। सच साबित करने के लिए उन्हें और मजबूत सबूत चाहिए था। उसी समय उनकी नजर जमीन पर पड़े पेंजिंग के आदमी योंग पर जाती है। उसकी हालत बहुत खराब थी, जैसे वो कभी भी मर सकता था। ये जानते हुए भी कि वो पेंजिंग का आदमी है, सेन बिना देर किए उसे एंटीडोट दे देता है। धीरे धीरे योंग की सांसें सामान्य होने लगती हैं। तभी जाओ उसकी बॉडी पर एक अजीब सा लिक्विड देखती है। इसे देखकर उसे समझते देर नहीं लगती कि ये टाइटन पाइथन का निशान है, जिसका मतलब था कि पाइथन के पेट में अंडे हैं। इसके बाद वो योंग को पेंजिंग के पास लेकर आते हैं। पहले पेंजिंग को लगता है कि सेन ने ही उसका ये हाल किया है, लेकिन हालात बिगड़ने से पहले ही योंग को होश आ जाता है और वो साफ बता देता है कि इसके लिए सेन जिम्मेदार नहीं है, बल्कि टाइटन पाइथन ने उस पर हमला किया था। सच सामने आते ही पेंजिंग का व्यवहार बदल जाता है। दरअसल योंग उसका खुद का भाई था। अपने भाई की जान बचाने के लिए वो सेन को बहुत सारा सोना देने की कोशिश करता है, लेकिन सेन मना कर देता है, क्योंकि वो पैसे के लिए नहीं, इंसानियत के लिए उसे बचाता है। सेन उससे कहता है कि अगर वो सच में शुक्रगुजार है तो वो सारे पकड़े गए सांपों को छोड़ दे और इस आइलैंड को छोड़कर चला जाए। लेकिन पेंजिंग किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसने उस रियल एस्टेट कंपनी से बहुत पैसा लिया था। अगर वो ये काम नहीं करता तो कंपनी उसे नहीं छोड़ती। साथ ही ब्लैक मार्केट में उसका नाम भी खराब हो जाता। आखिर में सेन उसे समझा नहीं पाता और उनसे एक गाड़ी का इंतजाम करने को कहता है। अपने भाई की जान बचने के बदले पेंजिंग उनके लिए गाड़ी का इंतजाम कर देता है। इसके बाद तीनों उस गाड़ी से टाइटन पाइथन को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में जाओ चिंता जताते हुए सेन से कहती है कि शायद टाइटन पाइथन अब तक अंडे दे चुका होगा। अगर वो अंडे जिनके हाथ लग गए तो हालात और खतरनाक हो जाएंगे। स्नेक आइलैंड पर टाइटन पाइथन के होने का सबसे बड़ा सबूत वही अंडे होंगे, इसलिए उन्हें पेंजिंग से पहले उन अंडों तक पहुंचना होगा। लेकिन सेन पेंजिंग की तरह उन अंडों को वहां से ले जाना नहीं चाहता था। वो स्नेक किंग फैमिली का वंशज था और उसके परिवार का मकसद हमेशा सांपों की रक्षा करना रहा है। उसके दादा हमेशा कहते थे कि टाइटन पाइथन आज भी इस दुनिया में जिंदा है। लेकिन सेन पहले इस बात पर विश्वास नहीं करता था। पहली बार बमियान के कैमरे का फुटेज देखने के बाद ही उसे यकीन हुआ। उनके मरने के बाद से ही सेन चाहता था कि सरकार इस आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित करे, ताकि कोई यहाँ आकर अपनी जान न गंवाए। बात करते करते अचानक वो लोग उस विशाल पाइथन को अपनी गाड़ी के सामने से गुजरते हुए देखते हैं। सेन तुरंत गाड़ी घुमाकर उसका पीछा करने लगता है और मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करता है। तभी पेंजिंग के वो 2 एक्सपर्ट स्नेक कैचर्स उनके सामने आ जाते हैं, जिनका भाई उसी रात टाइटन पाइथन के हमले में मारा गया था। उन्हें लगता है कि उसकी मौत के जिम्मेदार यही लोग हैं और इसी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है। सेन और माफिन काफी कोशिश के बाद उन दोनों को हराकर बेहोश कर देते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि जाओ वहां नहीं है। जाओ अकेले ही टाइटन पाइथन के पीछे चली गई थी। कुछ देर बाद वो पाइथन की गुफा के बाहर पहुंच जाती है। डरते डरते वो अंदर जाती है। अंदर टॉर्च की रोशनी डालते ही वो देखती है कि वहां बहुत सारे विशाल टाइटन पाइथन के अंडे मौजूद हैं। जाओ रस्सी की मदद से नीचे उतरती है और एक अंडा अपने बैग में रख लेती है। उस समय वहां टाइटन पाइथन मौजूद नहीं था, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगती है तभी नीचे से कोई उसका पैर पकड़ लेता है। वो पेंजिंग का वही आदमी था जिसे पाइथन निगल गया था, लेकिन पाइथन ने उसे मारा नहीं था, बल्कि अपनी गुफा में ले आया था और वो अब भी जिंदा था। वो जाओ को नीचे खींचने लगता है।
तभी जाओ अपने बैग से जहर की एक शीशी निकालकर उसके मुंह में डाल देती है। इस धक्का मुक्की में कुछ पाइथन के अंडे टूट जाते हैं। अंडों के टूटने की आवाज सुनकर पाइथन तुरंत वहां आ जाता है। टूटे हुए अंडे देखकर वो बेहद गुस्से में आ जाता है और उसी आदमी को चबा जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जाओ अंडा लेकर गुफा से बाहर भाग जाती है। तब तक सेन और माफिन भी वहां पहुंच चुके होते हैं। वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन सेन देखता है कि पाइथन उनका पीछा कर रहा है। वो समझ जाता है कि जाओ कुछ लेकर आई है। जब माफिन उसका बैग खोलकर देखता है तो उसमें पाइथन का अंडा मिलता है। सेन समझ जाता है कि अगर ये अंडा वापस सही जगह नहीं रखा गया तो वो तीनों बच नहीं पाएंगे, लेकिन जाओ उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। उसे किसी भी हालत में टाइटन पाइथन का डीएनए चाहिए था। अचानक वो एक चाकू निकालकर माफिन के गले पर रख देती है और सेन को गाड़ी तेज चलाकर वहां से निकलने को कहती है। सेन किसी तरह पाइथन से पीछा छुड़ा लेता है। थोड़ी दूर जाकर जाओ एक सुनसान जगह पर गाड़ी रुकवाती है। वो उस अंडे को लेकर अकेले भागने का प्लान बना चुकी थी। सेन और माफिन समझ नहीं पाते कि जाओ ऐसा क्यों कर रही है। तभी अचानक पेंजिंग के लोग उन्हें घेर लेते हैं और जाओ से अंडे वाला बैग छीन लेते हैं। यहीं जाओ की असली पहचान सामने आती है। वो कोई ऑफिसर नहीं थी, बल्कि ISM नाम की एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रही थी। उसे यहाँ टाइटन पाइथन के अंडे लाने के लिए भेजा गया था ताकि उन पर रिसर्च किया जा सके। लेकिन पेंजिंग बताता है कि वो पहले इसी ISM कंपनी का हिस्सा था, लेकिन उसे वहां से निकाल दिया गया। इसलिए अब वो इस अंडे को ISM को नहीं बल्कि ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसा कमाना चाहता है। ये सब देखकर सेन उनसे गुजारिश करता है कि वो इस अंडे को वापस उसकी जगह पर रख दें, वरना वो तीनों बच नहीं पाएंगे। लेकिन उसकी बात सुनने के बजाय पेंजिंग उसे पकड़कर कैद कर लेता है। वो सेन और माफिन को एक कंटेनर में बंद कर देता है और उन पर टॉर्चर शुरू करता है। असल में शुरू से ही पेंजिंग का प्लान उस विशाल टाइटन पाइथन को पकड़ने का था। इससे कंपनी बिना किसी रुकावट के इको टूरिज्म पार्क बना सकती थी और वो खुद उस पाइथन को बेचकर बहुत पैसा कमा सकता था। इसीलिए वो सेन और मफीन को चारे के रूप में इस्तेमाल करता है। वो उन पर जानवरों का खून डाल देता है ताकि उसकी गंध से पाइथन कंटेनर के अंदर आ जाए और सही मौके पर वो उसे पकड़ सके। इसके बाद वो लोग दूर बैठकर CCTV से सब कुछ देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद खून की गंध से पाइथन वहां पहुंच जाता है। उसे देखते ही सब डर जाते हैं। सेन बिना समय गंवाए हिम्मत करके अपने दांतों से रस्सी खोल देता है और माफिन को भी छुड़ा देता है। लेकिन ये सब पेंजिंग CCTV में देख रहा होता है। जैसे ही पाइथन कंटेनर के अंदर आता है वो तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। सेन पूरी कोशिश करता है पाइथन को रोकने की। उधर जाओ भी किसी तरह अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाती है। पेंजिंग के लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे बचकर कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है और पाइथन के हमला करने से पहले ही सेन और माफिन को बचा लेती है। चारों तरफ से पेंजिंग के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। एक ताकतवर आदमी सेन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कंटेनर के ऊपर से पाइथन निकलकर उसे पकड़ लेता है और चबा जाता है। उधर माफिन और जाओ किसी तरह बाकी लोगों से लड़ते हैं और मौका देखकर कंटेनर का गेट खोल देते हैं। गेट खुलते ही पाइथन बाहर निकल आता है। अब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। इस दौरान पाइथन के हमले में पेंजिंग का भाई भी मारा जाता है। गुस्से में पेंजिंग सेन को मारने की कोशिश करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जाओ अंडा लेकर भाग जाती है। माफिन किसी तरह सेन को बचा लेता है। पेंजिंग तुरंत जाओ का पीछा करने लगता है। रात बीतकर सुबह हो जाती है। जाओ किसी तरह नाव तक पहुंच जाती है, लेकिन पेंजिंग भी वहां आ जाता है। वो उसे बुरी तरह मारता है, क्योंकि अब वो टाइटन पाइथन को नहीं पकड़ पाया तो कम से कम उसके अंडे बेचकर पैसा कमाना चाहता था। लेकिन जाओ के भागने से पहले ही सेन और माफिन भी समय पर वहां पहुंच जाते हैं। पेंजिंग जाओ के गले पर चाकू रखकर उन्हें नाव से उतरने को कहता है, लेकिन जाओ मौका देखकर उसके हाथ पर काट लेती है। इसके बाद पेंजिंग और सेन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में काफी कोशिश के बाद वो तीनों मिलकर उसे घायल कर देते हैं। तभी उसी अंडे की तलाश में वो विशाल टाइटन पाइथन उनकी नाव पर चढ़ आता है। सेन बहुत धीरे धीरे उसके सामने उसका अंडा रख देता है, क्योंकि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसी वक्त पेंजिंग को होश आता है और वो बिना सोचे पाइथन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल टाइटन पाइथन उसे एक ही झटके में मार देता है। इसके बाद वो अपना अंडा लेकर धीरे धीरे पानी में चला जाता है। पाइथन उन तीनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि उन्होंने उसका अंडा उसे वापस दे दिया था। फिल्म की शुरुआत में ही सेन ने कहा था कि अगर कोई सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए तो वो भी बिना वजह किसी पर हमला नहीं करते। आखिर में जाओ अपनी गलती समझ जाती है और सेन से माफी मांगती है, लेकिन वो सोचने लगती है कि आइलैंड से लौटकर वो सरकार को क्या बताएगी, क्योंकि उनके पास सबूत के तौर पर कुछ भी नहीं है। तब सेन कहता है कि कुछ दुर्लभ प्रजातियों का राज छुपाकर रखना ही बेहतर होता है। इसलिए वो फैसला करते हैं कि इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन वो सरकार से जरूर अपील करेंगे कि स्नेक आइलैंड को इको टूरिज्म पार्क न बनाकर उसे नेचर रिजर्व घोषित किया जाए, ताकि ये दुर्लभ सांप
यहाँ सुरक्षित रह सके। सब लोग उसकी इस बात से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद वो तीनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं और यहीं इस मूवी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, क्या ऐसे विलुप्त हो चुके सांप सच में आज भी इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं? क्योंकि हम नहीं जानते कि इस रहस्यमयी दुनिया में और क्या क्या छुपा हुआ है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।